विलियम शेक्सपियर का नाम सुनते ही क्या याद आता है? रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट, यही सब ना है ना? लेकिन आज हम उस महान नाटककार से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आज की कहानी है उस विलियम शेक्सपियर की, जो एक महत्वाकांक्षी इंसान था, जिसने, कह सकते हैं, एक पूरा एम्पायर खड़ा किया। तो चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। सोचिए, 1592 में उनके ही एक कॉम्पिटिटर रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर को इन शब्दों से नीचा दिखाया था। ये सिर्फ कोई लिटरेरी अटैक नहीं था, बल्कि ये दिखाता है कि शेक्सपियर के शुरुआती करियर का सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था। वो एक तरह से एक आउटसाइडर थे, एक आम आदमी जो यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लेखकों की दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मजे की बात यह है कि यही नया नया कौवा जल्द ही उन सब से कहीं ज्यादा ऊंचा उड़ने वाला था। तो शेक्सपियर की कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनके पिता जॉन शेक्सपियर तक, क्योंकि जॉन का उठना और फिर गिरना, वही वो स्टेज था जिसने विलियम की जिंदगी भर की एम्बिशन को शेप दिया। देखिए परिवार की किस्मत में कितना बड़ा उतार चढ़ाव आया। एक तरफ जॉन शेक्सपियर एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे, शहर के एल्डरमैन, मतलब मेयर जैसे बड़े पद पर थे। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बिखरने लगा। पैसे की तंगी, प्रॉपर्टीज गिरवी रखनी पड़ी और 1586 आते आते तो उनसे एल्डरमैन की उपाधि भी छीन ली गई। इस गिरावट का असर नौजवान विलियम पर बहुत गहरा पड़ा होगा। तो यहीं से शेक्सपियर की प्रेरणा का जन्म हुआ। ये सिर्फ आर्ट या लिखने का जुनून नहीं था, ये एक मिशन था। मिशन था अपने परिवार का खोया हुआ नाम और दौलत वापस पाने का। उनके पिता ने जो कुछ भी खोया था, विलियम उसे फिर से हासिल करने पर तुले हुए थे। और सिर्फ हासिल ही नहीं, बल्कि उससे भी आगे जाना चाहते थे। ठीक है, तो अब चलते हैं लंदन। ये वो जगह है जहां शेक्सपियर ने अपनी कला को एक बिजनेस में बदलना शुरू किया, और यहीं पर वो नया नया कौवा अपने पंख फैलाकर उड़ना सीखेगा। लंदन में शेक्सपियर का उदय मतलब बहुत तेजी से हुआ। 1585 से 1592 के बीच के जो साल हैं, उन्हें द लॉस्ट ईयर्स कहा जाता है। हमें ठीक ठीक नहीं पता कि वो क्या कर रहे थे, लेकिन ये तय है कि वो सीख रहे थे, लिख रहे थे और कनेक्शंस बना रहे थे। 1592 तक वो इतने कामयाब हो चुके थे कि रॉबर्ट ग्रीन जैसे लोगों को उनसे जलन होने लगी। और फिर 1594 तक तो वो सिर्फ एक एक्टर या राइटर नहीं रह गए थे, वो लॉर्ड चेम्बरलेन मैन, जो उस वक्त की सबसे बड़ी थिएटर कंपनियों में से एक थी, उसमें एक शेयर होल्डर बन गए थे। मतलब उन्होंने सिर्फ स्टेज पर नहीं, बल्कि बिजनेस में भी अपनी जगह बना ली थी। प्रोफेशनल सक्सेस तो एक बात थी, पर शेक्सपियर के लिए असली मकसद था सोशल स्टेटस। अब हम इसी पर बात करेंगे कि उन्होंने अपनी कामयाबी को एक ठोस पहचान में कैसे बदला। इसमें दो चीजें बहुत अहम थी जिन्होंने उनके उदय को सही मायने में डिफाइन किया। ये नंबर देखिए, 120 पाउंड। उस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम थी, और ये वो रकम थी जो शेक्सपियर ने 1597 में न्यू प्लेस खरीदने के लिए दी थी। ये कोई आम घर नहीं था, ये उनके होम टाउन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन का दूसरा सबसे बड़ा घर था। ये एक तरह का ऐलान था कि वो लड़का घर लौट आया है और वो कामयाब होकर लौटा है। लेकिन सिर्फ पैसा और प्रॉपर्टी काफी नहीं थी। अपनी सफलता पर एक पक्की मुहर लगाने के लिए शेक्सपियर को चाहिए था एक फैमिली कोट ऑफ आर्म्स, मतलब एक कुलचिन्ह और एक मोटो। और मोटो था नॉन सैंस ड्रॉइट, यानी बिना अधिकार के नहीं। ये उनकी तरफ से एक पर्सनल डिक्लेरेशन था कि उनकी कामयाबी उनकी मेहनत का फल है, वो इसके हकदार हैं और इससे कोई उनसे छीन नहीं सकता। पर यह लड़ाई इतनी आसान भी नहीं थी। देखिए, उनके पिता ने 1570 के दशक में कोशिश की थी, पर नाकाम रहे थे। विलियम ने 1596 में से हासिल तो कर लिया, लेकिन जो पुराना एस्टैब्लिशमेंट था उसने इसका खूब विरोध किया। रैल्फ ब्रुक जैसे लोगों ने तो खुलेआम इस बात पर एतराज जताया कि शेक्सपियर दी प्लेयर, मतलब एक एक्टर, को यह सम्मान क्यों दिया जा रहा है। उनकी नजरों में एक आम एक्टर ऐसे स्टेटस के लायक ही नहीं था। हद तो ये थी कि उनके अपने साथी नाटककार भी उन पर तंज कसते थे। बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के नए कुल चिन्ह के पीले रंग का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि उनका मोटो सरसों के बिना नहीं होना चाहिए। इससे पता चलता है कि उन्हें अपने ही लोगों से कितना ताना बाना सुनना पड़ता था। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सारी कड़ियां कैसे जुड़ती हैं। शेक्सपियर एक तरह से दोहरी जिंदगी जी रहे थे। उनका लंदन का करियर एक इंजन की तरह था, जो स्ट्रैटफोर्ड में एक ताकतवर आदमी के तौर पर उनके स्टेटस की गाड़ी को चला रहा था। ये टेबल देखिए, ये एक आर्टिस्ट से कहीं बढ़कर एक बिजनेसमैन की कहानी बताती है। जरा इन नंबरों पर नजर डालिए। न्यू प्लेस के लिए 120 पाउंड, जमीन के लिए 320 पाउंड और चर्च के दशमांश में 440 पाउंड का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट।
और तो और वो अपने पैसे की वसूली के लिए छोटे मोटे केस करने से भी नहीं हिचकिचकते थे। वो एक बहुत ही होशियार और कभी कभी मुकदमेबाज व्यवसायी भी थे। तो हमारे सामने दो अलग अलग शेक्सपियर उभर कर आते हैं। एक था लंदन का नाटककार जो ग्लोब थिएटर के लिए एक के बाद एक मास्टरपीस लिख रहा था, और दूसरा था स्ट्रैटफर्ड का जेंटलमैन जो प्रॉपर्टी का मालिक था, अनाज का व्यापारी था और लोगों को पैसे भी उधार देता था। साफ है कि उनकी लंदन की शोहरत उनके असली मकसद को पूरा करने का एक जरिया थी, एक इज्जतदार जमींदार बनना। अपने आखिरी सालों में शेक्सपियर ने बहुत सोच समझकर काम किया। वो सिर्फ अपना पैसा ही नहीं बल्कि अपनी विरासत को हमेशा के लिए महफूज करना चाहते थे। उनकी वसीयत एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है। उन्होंने अपने दामाद थॉमस क्वीनी को जायदाद से बेदखल कर दिया क्योंकि उन्हें उस पर भरोसा नहीं था। अपनी पत्नी के लिए उन्होंने मशहूर सेकंड बेस्ट बेड छोड़ा, एक ऐसा इशारा जिस पर आज भी स्कॉलर्स बहस करते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि उन्होंने ये पक्का किया कि उन्होंने जो दौलत और जायदाद बनाई थी वो उनके परिवार में ही रहे। अपनी विरासत पर उनका पूरा कंट्रोल था। अपनी वसीयत में बदलाव करने के कुछ ही हफ्तों बाद, जब वो कथित तौर पर पूरी तरह स्वस्थ थे, 23 अप्रैल 1616 को 52 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 1623 में उनके दोस्तों ने उनके 36 नाटकों को एक किताब में इकट्ठा किया जिसे हम आज फर्स्ट फोलियो के नाम से जानते हैं। यही वो प्रकाशन था जिसने पक्का किया कि उनके काम हमेशा जिंदा रहेंगे और उनकी साहित्यिक विरासत दौलत और जमीन जायदाद से कहीं आगे जाकर हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। तो ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है। शेक्सपियर की पूरी जिंदगी को देखते हुए उनके परिवार के पतन से लेकर एक जमींदार जेंटलमैन के रूप में खुद को फिर से बनाने तक, क्या ऐसा हो सकता है कि उनका सबसे बड़ा काम उनके नाटक नहीं बल्कि उनका अपना जीवन था जिसे उन्होंने इतनी बारीकी से गढ़ा था? और आखिर में उनकी कब्र पर लिखा ये यादगार श्राप, ये एक ऐसे इंसान का आखिरी ताकतवर बयान है जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी जगह को महफूज करने में लगा दी और ये पक्का किया कि मौत के बाद भी उसे कोई परेशान न कर सके। तो अगर शेक्सपियर का ये नया रूप एक कलाकार के साथ साथ एक चतुर व्यवसायी का आपको दिलचस्प लगा तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इतिहास और साहित्य में दिलचस्पी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।